I am yours affectionate son। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। सेकंड, दिस हाउस इज हिज। और नो एरर। ए फ्रेंड ऑफ मी, a friend of me will receive you at the station। ए, बी और सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर डी। ओके, जवाब भी आने लगा। फटाफट जवाब भी आ गया, आपका तुरंत जवाब भी आ गया। बहुत अच्छा। जवाब देने में तो आप लोग बुलेट को भी बीट करते हैं। तो फर्स्ट का जवाब आ गया, सेकंड का जवाब बाकी है, थर्ड का जवाब बाकी है। क्वेश्चंस प्रोनाउन के ऐसे ही पूछते हैं, बिल्कुल देखने में क्या लगता है, एकदम आसान सा लगता है, बिल्कुल हल्का सा लगेगा और होता भी है। जिसको समझ में आता है उसके लिए बिल्कुल आसान ही है। सारी बातें समझ की, सारा खेल जो है समझ कर है। तो मैं थोड़ा सा आपसे दूर हो रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को ठीक से देख सकें, स्क्रीन पर ठीक से देख सकें। 1 का बी आ गया, 3 का ए आ गया। ओके 1 का बी आ गया, 3 का ए आ गया, लेकिन 2 का जवाब नहीं आया अभी। इसका मतलब 2 का जो क्वेश्चन है, ये सेकंड जो क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, यही ना? इसका तो यही मतलब हुआ कि पहले 1 का जवाब दिया, फिर 3 का जवाब दिया और 2 का जवाब नहीं दिया। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि 2 का जो क्वेश्चन है ये हमको बहुत क्लियर नहीं हुआ, यही ना? है ना यही बात? 2 क्लियर नहीं हुआ आपको। ओके, कोई बात। 2 का सी, ओके 2 का सी कह रहे हैं, 2 का सी, 2 का भी जवाब आ गया। मेरे भड़काने पे भड़क गया और 2 का जवाब आ गया सी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कर दिया इसको। अब देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला का जवाब आपको क्लियर हो गया तो देखते ही समझ में आ जाएगा, ये गलती तो आप कभी आपसे होगी ही नहीं। तो पहला का क्या है, फर्स्ट का क्या है, योर्स। तो योर्स यहाँ होगा नहीं, योर्स हो ही नहीं सकता है। योर्स और एपोस्ट्रोफी एस वाला तो कोई वर्ड ही नहीं है। योर्स फेथफुल स्टूडेंट आपने एग्जाम में कई बार लिखा, तो यहाँ तो योर्स हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि योर्स के बाद यहाँ पर क्या है, सन है, नाउन है, नाउन आया हुआ है। तो नाउन आया है तो योर्स तो हो ही नहीं सकता है। क्या होगा, योर होगा। ठीक है, योर होगा। योर्स तो हो ही नहीं सकता है। योर्स तब आता है, क्या बताया था कि योर्स तब आता है जब नाउन हो ही ना, अकेला हो, या तो अफेक्शनेट सन एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। तो योर्स लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, योर होगा। ठीक है, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, योर अफेक्शनेट सन, योर फेथफुल स्टूडेंट। योर्स फेथफुल स्टूडेंट अगर आप लिख रहे थे, योर्स फेथफुल, और योर्स भी ऐसे, एक तो योर्स भी नहीं होगा, योर्स भी नहीं होगा, क्योंकि योर होगा, क्योंकि बाद में आप क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट। तो अगर हम बाद में लिख रहे हैं स्टूडेंट तो फिर हमें योर लिखना होगा। सेकंड जो है, इसमें कोई गलती नहीं है, सेकंड में नो एरर है। दिस हाउस इज हिज। तो हो गया धोखा, आपके साथ हो गया। सेकंड जो है उसमें नो एरर है, सेकंड में नो एरर है, कोई गलती ही नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में कोई एरर ही नहीं है, नो एरर। अब क्यों है नो एरर, रेस की बात करें तो इसकी बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। क्यों है नो एरर, इसकी बात हम करेंगे। इसमें नो एरर है। और ए में है, ए में के थर्ड का क्या किया है, थर्ड का ए, और थर्ड का जो होगा ए होगा, थर्ड में ए ही होगा। ए फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा,
कि मेरा कोई मित्र तुम्हें स्टेशन पर रिसीव कर लेगा, मेरा कोई मित्र, तो संबंध बताना कि मेरा कोई मित्र तुम्हें स्टेशन पर रिसीव करेगा, मेरा कोई मित्र। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन, माई नहीं होगा ए फ्रेंड ऑफ माई, माई क्यों नहीं होगा, क्योंकि माई के लिए क्या बताया था, कि माई के लिए बताया था कि माई का इस्तेमाल नाउन के साथ होता है, यही बताया था ना, माई का इस्तेमाल नाउन के साथ और माइन का इस्तेमाल अकेले होता है। तो यहाँ तो अगर माई लिख देंगे तो फिर लिखना पड़ेगा ना, माई के साथ कोई नाउन जोड़ना पड़ेगा, यार नाउन कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, ए फ्रेंड ऑफ माइन, कि मेरे दोस्तों में से कोई एक, ए फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब क्या हुआ, कि मेरे दोस्तों में से कोई एक तुम्हें रिसीव कर दो। संबंध बता रहे थे, संबंध कि मेरा कोई, मेरे कोई दोस्तों में से, इसलिए माइन, संबंध बताने के लिए तो माई और माइन। फिर हमें क्या देखना पड़ता है कि माई का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब नाउन भी हो, और माइन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अकेला हो। माइन प्रोनाउन है और माई एडजेक्टिव है, इतना ही डिफरेंस, मीनिंग दोनों का एक है, जो माई का मीनिंग है वही माइन का मीनिंग है। यूज में डिफरेंस, जब नाउन के साथ इस्तेमाल करना हो तो माई का इस्तेमाल करता है, बिना नाउन के इस्तेमाल करना हो तो माइन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में बताइए, मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, पिछली क्लास में मुझे लगता है कि सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन पे आके हम लोग रुके थे, जिसमें लास्ट में मुझे बताना था कि यू, योर और योर्स के यूज में क्या डिफरेंस है, यही खास करके योर और योर्स में, क्योंकि यू का यूज आप जान रहे कि यूज सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। सेकंड पर्सन में जो बात किया था, मुझे लगता है यही पे बात खत्म हुई थी। हाँ या ना, फटाफट बताइए, कि इसी बात पे बात खत्म हुई थी ना, कि सेकंड पर्सन का टेबल मैंने बताया था और बात करनी थी कि यू सेकंड पर्सन के जितने भी 8 फंक्शन है, 8 फंक्शन के लिए 3 वर्ड्स ही है, यू है, योर है, योर्स, बस इसके यूज को देखना था, यही बात थी ना। इसका यूज नहीं देखा था ना, अभी थर्ड पर्सन में नहीं कहते ना, सेकंड पर्सन में योर और योर्स के डिफरेंस को तो नहीं देखा था। यस सर, हाँ बिल्कुल। तो जो टेबल था, उस टेबल से पता चल रहा था कि यूज सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और यू ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, यही पता चल रहा था उस टेबल से। और यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, यही टेबल से पता चला था। जैसे एक व्यक्ति को भी कहना है तो हम क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को कहना है तो क्या कहेंगे, यू आर अ बॉय। तो यू आर अ बॉय कह रहे हैं, इसका मतलब एक लड़के की बात हो रही है, यू एक के लिए आया है। लेकिन अगर एक से अधिक की बात होगी तो क्या होगा, यू आर बॉयज। तो यहां बॉयज देखकर पता चलेगा कि ये जो नाउन यू है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि यू का इस्तेमाल तुम के लिए भी होता है और यू का इस्तेमाल तुम लोग के लिए भी होता है। यू का इस्तेमाल तुम के लिए भी है और यू का इस्तेमाल तुम लोग के लिए भी है, दोनों के लिए यू का इस्तेमाल होता है, तुम के लिए भी और तुम लोग के लिए भी। तो जब तुम के लिए भी यू का इस्तेमाल है, तुम लोग के लिए भी यू का इस्तेमाल है, तो फिर पता कैसे चलेगा भाई कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो नाउन से पता चलेगा। तो नाउन ए बॉय इसका मतलब तुम, और बॉयज का इस्तेमाल किया इसका मतलब तुम लोग। हालांकि ध्यान ये देना है कि यू के साथ, चाहे यू सिंगुलर के लिए आया चाहे प्लूरल के लिए, यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। यू एक व्यक्ति के लिए आया तो भी वर्ब इसका प्लूरल है, आर है, और यू अगर एक से अधिक व्यक्ति के लिए आया तो भी वर्ब, यानी यू के साथ हमेशा हर कंडीशन में जो वर्ब है प्लूरल ही होता है, ये ध्यान रखना। यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, कि यू जो शब्द है, यू जो शब्द है, यू जो वर्ड है, ये हमेशा लेता है प्लूरल वर्ब। हम कभी यू इज या यू वॉज नहीं कर सकते। अगर कोई यू इज लिख रखा है, चलो सिंगुलर है तो यू इज कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। या कोई सिंगुलर समझ के कहेगा यू वॉज कर देते हैं, ये कभी नहीं होगा। यू के साथ कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करना, यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल, सिंगुलर रहने पर भी वर्ब प्लूरल करना है। यानी एक तरह से यू जो है इंग्लिश का एक एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल केस नहीं है। और एक्सेप्शनल केस किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं होता। हिंदी में देखिएगा कि प्राण वर्ड है, प्राण, तो प्राण जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल ही होता है, कभी सिंगुलर होता ही नहीं है। प्राण सूख गए, होश वर्ड हमेशा प्लूरल ही होता है, होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं कहते। आपके दर्शन हुए,
आपका दर्शन हुआ नहीं कहते, आपके दर्शन हुए। दर्शन प्लूरल ही होता है, जबकि प्लूरल होने का कोई तुक नहीं बनता प्राण के दर्शन के, लेकिन प्लूरल ही होता है, प्लूरल ही होता है। तो यू एक वैसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल ही होता है। फिर सब्जेक्ट में भी यही है, ऑब्जेक्ट में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी बात क्या समझना है इसमें, सेकंड बात क्या समझना है कि सब्जेक्ट में भी यू का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा आई हेल्प यू, तब यहाँ यू ऑब्जेक्ट है लेकिन फॉर्म तो यू है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। या सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया तो भी यू हेल्प मी। अब यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट में बदल गया और ऑब्जेक्ट में बदल गया, केस में बता रखा था ये बात मैंने केस में बताई थी आपको कि आई जो है वो सब्जेक्ट में अलग है, ऑब्जेक्ट में अलग है, लेकिन यू जो है सेम फॉर्म रहता है, सब्जेक्ट में भी वही, ऑब्जेक्ट में भी। तो सेंटेंस में इसके पोजीशन को देखकर पता करता है कि ये सब्जेक्ट है, पोजीशन को देखकर कि अगर वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट है। ये क्योंकि जो सब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब के पहले किसका पोजीशन है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का पोजीशन, तो वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद हुआ तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद हुआ तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये कहानी है यू का। यू का मतलब तुम भी है, तुम लोग भी है, आप भी है और आप लोग भी है। यानी यू आपके 4-5, यू के 4-5 मीनिंग हो गए, तुम लोग, आप लोग, तुम सभी, आप सभी, जैसे लिखिए। अब बात करते हैं हम लोग योर की। योर जो है इसके साथ हमेशा नाउन आता है, योर कभी अकेले नहीं आएगा। और योर्स जो है, योर्स ये अकेला आता है, एलोन। एलोन कहने का मतलब होता है विद आउट अ नाउन, विदाउट अ नाउन, बिना नाउन के। एलोन का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस में कुछ इसके अलावा कुछ आता है नहीं। एलोन कहने का मतलब वो कि जहां ये आता है कौन, माइन। तो माइन की है योर्स, अगर योर्स आता है तो योर्स के तुरंत बाद यानी योर्स के साथ नाउन नहीं आता, योर्स के साथ नाउन नहीं आता। योर्स बेचारा जब भी आता है तो अकेला आता है, योर्स जब भी आता है अकेला आता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई क्या? आ गई ना? तो अभी भी इसका एग्जाम। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बताइए क्या था कि योर्स में कभी भी ऐसे लिखा तो ऐसे ही गलत है, योर्स ऐसे लिख ही नहीं सकते, ऐसे लिखा तो बात ही गलत होगी, ऐसे लिखा तो कहानी खत्म, बात ही खत्म, ऐसे लिख ही नहीं सकते, वर्ड ही गलत होगा। तो अगर किसी को कहना कि मैं तुम्हारा हूं, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं योर्स फेथफुली, ये ठीक है, योर्स इतना तक लिखना है, योर्स फेथफुली इतना तक लिखना है। या अगर हमने ऐसे लिख दिया योर्स फेथफुली तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर इसमें हमको नाउन जोड़ना है तो फिर योर्स नहीं होगा, फिर क्या लिखेगा? अगर हम ऐसे लिखेंगे योर्स फेथफुली स्टूडेंट या सन, कुछ भी लिखा, स्टूडेंट लिखे तो ज्यादा अच्छा है, स्टूडेंट, तो ये गलत है। अब इसको दो तरह से सही कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए स्टूडेंट को हटा दीजिए, एक तरीका है कि आप स्टूडेंट को हटा दीजिए तो ठीक हो जाएगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, योर्स को ही और करना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ स्टूडेंट लिख रखा है तो स्टूडेंट को तो आप हटा नहीं सकते, फिर वर्ड को कैसे ओमिट कर देंगे? इसका मतलब हमको यही ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योर फेथफुल स्टूडेंट। तो नाउन के साथ इस्तेमाल किया तो एडजेक्टिव फॉर्म यूज कीजिए, योर का इस्तेमाल कीजिए। बिना नाउन के इस्तेमाल करना तो फिर यूज लिखिए, खाली फेथफुली लिख के छोड़ देना था, आपका विश्वासी लिखते हैं कभी कभी एप्लीकेशन, बस आपका विश्वासी। एक तो लिखता है आपका विश्वास पात्र छात्र, तो आपका विश्वास और इसमें एक चीज और गलती हो रही है कि योर फेथफुली स्टूडेंट लिख रहे हैं तो फेथफुली को भी फेथफुल बदल करना पड़ेगा। ठीक है, फेथफुली को क्या करना पड़ेगा? फेथफुल, नहीं तो फेथफुली स्टूडेंट नहीं हो सकता, फेथफुली स्टूडेंट, योर फेथफुल स्टूडेंट, दो गलती हो जाएगी इसमें, योर फेथफुल स्टूडेंट। तो एक से अधिक गलती होती है, कोई नहीं है कि किसी सेंटेंस में एक ही गलती होगी, कई सेंटेंस में एक से अधिक, एक पार्ट में दो गलती होती है। तो ध्यान आपको ये रखना है
कि अगर आपको बिना नाउन का यूज करना है तो आप योर्स का इस्तेमाल, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स फेथफुली, जो भी लिखना है। और या ओनली योर्स, जब आप लोग लेटर वगैरह लिखते होंगे किसी को तो लिखते होंगे ओनली योर्स। तो अगर कोई ओनली योर्स ऐसे लिखता कि सिर्फ तुम्हारा या सिर्फ तुम्हारी, तो ये बिल्कुल गलत था। अगर हमको लिखना था ओनली योर्स तो कैसे लिखना था, ओनली योर्स, कि सिर्फ तुम्हारा या सिर्फ तुम्हारी, जो भी है। हिंदी में तो तुम्हारा और तुम्हारी होता है, इंग्लिश में तो खाली योर्स होता है। तो ये ओनली योर, अब ओनली योर को अगर कोई लिख रहा है ओनली योर, तो ये बिल्कुल क्या लिख रहा है, गलत लिख रखा है। ओनली योर कभी नहीं होगा, ओनली योर कभी नहीं होगा। क्या, क्योंकि योर क्या है, जब भी आएगा तो नाउन के साथ आएगा, ठीक है, और बिना नाउन के इस्तेमाल करना है तो योर्स आएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सबको। सेकेंड पर्सन समझ, योर और योर्स के यूज में डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, थर्ड पर्सन में चलो, बता दो फटाफट। योर और योर्स का यूज क्लियर हो गया, थर्ड पर्सन की तरफ चलूं, थर्ड पर्सन की तरफ चलूं, बढ़ूं थर्ड पर्सन कि फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया, सेकंड पर्सन क्लियर हो गया। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि मी और माइन का यूज क्लियर हो गया, आवर और आवर्स का यूज क्लियर हो गया, योर और योर्स का यूज। ये हुआ कि ये समझ में आ गया कि हाँ मी और माइन में क्या डिफरेंस है, माई और माइन में क्या डिफरेंस है, हिम, ये वी, आवर और आवर्स में क्या डिफरेंस है, यू, योर और योर्स में क्या डिफरेंस है। ये मतलब हुआ, ये नहीं कि फर्स्ट पर्सन खाली पढ़ लिया कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए कि मी, माई और माइन में क्या डिफरेंस है, अस, आवर और आवर्स में क्या डिफरेंस है, यू, योर और योर्स में क्या डिफरेंस है। ये अगर क्लियर हो गया तो बात खत्म हो गई, है ना। ओके, वेल डन, ये क्लियर होना चाहिए मेन। अब आते हैं हम लोग किस पे, थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन की भी अगर हम बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में भी होना तो वही है, क्या, सिंगुलर, और क्या होना है, प्लूरल। एक सिंगुलर एक प्लूरल होना है, और क्या क्या होना है, नॉमिनेटिव केस, फिर क्या होना है, ऑब्जेक्टिव केस, फिर क्या होना है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और क्या होना है, पॉसेसिव प्रोनाउन। टेबल याद है ना, वही सेम टेबल चलना है। अब इसके वर्ड्स को देखते हैं, वर्ड्स इसमें क्या क्या है। तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस कहने का मतलब क्या, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर में क्या यूज होता है, ही, शी और इट, सब्जेक्ट की तरह यूज करेगा थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या बताया था, सुनने वाला, जिसके विषय में कहा जा रहा है, सॉरी जिसके विषय में कहा जा रहा है, जो टॉपिक है। सुनने वाला तो सेकंड पर्सन था, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में बात की जा रही है हमेशा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सा वर्ड है, ही है, शी है, इट है, ही है, सी है, इट है। और प्लूरल में क्या है, दे है, प्लूरल में क्या है, दे, दे। अब इसे अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, इसके अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही क्या क्या, हिम, ही का हिम, और सी का क्या होना है, हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। ही का हिम, सी का हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। दे अगर ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो क्या हो जाता है, देम, दे अगर ऑब्जेक्टिव केस में हो। ये प्लूरल है, देम एक से अधिक लोगों के लिए आता है। अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हिज, और इसका हर, और इसका इट्स, इट्स, और इसकी बात करें तो इसमें क्या है, देयर। और पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, हिज, इसमें क्या हो जाएगा, हर्स, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स। ये हुआ पूरा टेबल, थर्ड पर्सन का टेबल। थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड
यूज होते हैं। सारा टेबल आपके सामने है। ध्यान रखना है कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा है और पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। अगर मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग में बता दूंगा, ये तो ही सी इट का तो मीनिंग जान ही रहे, दे का मतलब, हिम का मतलब क्या हो गया, उसका या उसकी, हर का मतलब भी उसका उसकी, इट अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा तो इसका इसकी, हिज। अभी हिंदी में यहां ध्यान रखिएगा कि हिंदी में उसका और उसकी का इस्तेमाल होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के संबंध दोनों के लिए होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं, मेरा और मेरी का इस्तेमाल जो होता है, हमारा या हमारी का जो इस्तेमाल होता है हिंदी में, वो ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है और संबंध संबंध बताने के लिए भी होता है। जैसे उसने हमारी मदद की, उसने मेरी मदद की, तो इसलिए मेरी का इंग्लिश मी भी हो सकता है, मेरी का इंग्लिश मी भी हो सकता है, तुम्हारी का इंग्लिश यू भी हो सकता है, उसका का इंग्लिश ही हिम भी हो सकता है। क्यों? ये हिंदी की वजह से। हिंदी में हिंदी में संबंध के लिए भी उसका उसकी, मेरा मेरी, और ऑब्जेक्ट यानी सफरर सफरर बताने के लिए भी उसका उसकी इस्तेमाल करते थे। ये हिंदी की प्रॉब्लम है। लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बताने के लिए अलग है, संबंध बताने के लिए अलग है, लेकिन हिंदी में तो एक ही है। उसने मेरी मदद की तो मेरी से यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ ना, और यह मेरी किताब है, इसमें मेरी का मतलब संबंध बताना है। ये तो हिंदी की प्रॉब्लम नहीं, एक ही वर्ड से दो चीज का काम कर रहा है, एक ही वर्ड से ऑब्जेक्ट का भी काम ले रहा है और एक ही वर्ड से संबंध का भी काम ले रहा है। ये हिंदी की प्रॉब्लम हुई। यानी अगर कोई पूछे कि मेरा मेरी का इंग्लिश मी हो सकता है क्या, तो बोलेंगे हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरा मेरी ऑब्जेक्ट भी होता है। उसका उसके इंग्लिश हिम हो सकता है, बता देंगे हाँ। ये नहीं कि नहीं उसका उसकी तो हमेशा सिर्फ हिज ही होगा या हर होगा, नहीं, बोलिएगा हाँ। और कारण बता दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में ऑब्जेक्ट यानी सफरर बताने के लिए भी उसका उसकी या तुम्हारा तुम्हारी या उनका उनकी का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले पार्ट तो यह ध्यान रखना है कि अगर हर ऐसे लिखा है या देयर्स ऐसे लिखा है, दोनों में से कुछ भी लिखा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ऐसे लिखा है तो और कुछ, जैसे अभी योर्स लिखा था, देखते ही गलत समझ गए। इसी तरह से हर्ष अगर लिखा है एपोस्ट्रॉफी लगा के, तो वर्ड ही गलत है। देयर्स अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, तो वर्ड ही गलत है, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वर्ड ही गलत है। ठीक है, ये सारे वर्ड ही गलत होते हैं, ये वर्ड यूज ही नहीं होते, इसको यूज ही नहीं करना, ये वर्ड यूज ही नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि ये सब कोई वर्ड ही नहीं होता है। अब इसमें सबसे पहले समझना कि हिज जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, हिज। अब मेन तो इसी में डिफरेंस है, ये तो ही और हिम तो समझ ही जाते हैं, मेन इसके इसको इसको और इसको समझना होता है। इसको हम लोग अभी आराम आराम से समझेंगे। सिर्फ हिज एक ऐसा वर्ड है जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। और अभी आपको कंफ्यूज, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो कंफ्यूज भी किया था, दिस हाउस इज हिज, दिस हाउस इज हिज। अगर आप किसी से पूछेगा तो कोई भी सी में गलती बताएगा, कोई उसको सुनते ही अटपटा, दिस हाउस इज हिज, कोई अच्छा ही नहीं लगेगा कि क्या है, दिस हाउस इज हिज, आई एम हिज, मैं उसका हूं, तो आई एम हिज ये क्या सेंटेंस हुआ, किसी को सुनने में अटपटा लगेगा, आई एम हिज। लेकिन अब जो हमने टेबल बनाया, इस टेबल से क्या पता चल रहा है कि हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। हिज के दोनों होने से क्या फर्क पड़ता है, तो दोनों होने से ये फर्क पड़ता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का रूल है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ होता है, बिना नाउन के नहीं आ सकता। पॉसेसिव एडजेक्टिव आया तो उसका मतलब इसके साथ नाउन भी आएगा। लेकिन जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो तो बिना नाउन के आ सकता है, और हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब है हिज नाउन के साथ भी आ सकता है और नाउन अकेले भी आ सकता है। इसलिए हिज जो है पूरे पर्सनल प्रोनाउन के फैमिली में सबसे स्ट्रेंज मेंबर है, स्ट्रेंज। क्योंकि और सब में क्या है कि सबका पॉसेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म और सबके पॉसेसिव प्रोनाउन का फॉर्म अलग है, डिफरेंट है ना। तो इसलिए उनको पहचानना बहुत आसान है कि फॉर्म ही अलग है, पॉसेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म ही अलग है और पॉसेसिव प्रोनाउन का फॉर्म ही अलग है। लेकिन इसमें जो है हिज में ऐसा नहीं है, हिज सेम फॉर्म में पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और सेम फॉर्म में पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव है कि पॉसेसिव प्रोनाउन है?
तो हिज अगर बिना नाउन के है तो उसको कह देंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, और हिज अगर नाउन के साथ है तो उसको कह देंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में अगर हमसे कोई पूछता कि हिज क्या है तो हम इसको कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे इसको? इसको अगर कोई पूछेगा तो क्या है, तो कहेंगे ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। क्या कहेंगे इसको? एडजेक्टिव नहीं है हिज, इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन है। क्यों है पॉसेसिव प्रोनाउन? तो क्योंकि हिज अकेला है, और हिज जब अकेला आता है तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, और हिज अगर नाउन के साथ आएगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये रूल हमेशा चलेगा। तो इसको हम लोग और डिटेल में लिखते हैं, इसके यूज में आता है। किसको एक साथ आप लिखते हैं क्योंकि टेबल तो फिक्स हो गया। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारे साथ कौन कौन सा आया? पॉसेसिव एडजेक्टिव का रूल क्या पढ़ा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या आना चाहिए? प्लस नाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? नाउन। इसका मतलब हमने जो लिखा हिज, हर और इट्स और देयर, प्लूरल में था, देयर सिंगुलर में था, इन सब के बाद नाउन आना ही चाहिए। ये हुआ फिक्स कंडीशन। अगर ये सब नाउन आया, इसमें से एक वर्ड सिर्फ ऐसा है हिज जो हो सकता है अगर नाउन के बिना भी आ जाए तो ठीक हो जाए, हो सकता है, ये हिज। ये तो अब क्लियर हो गया। तो ये नहीं कि इसके बाद नाउन लिख दिया तो इसको, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर कर, लिखने में तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि हिज एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के साथ भी आ सकता है और अकेला भी आ सकता है। और इसका लॉजिक क्या है कि हिज जो है वो प्रोनाउन भी है और हिज जो है वो एडजेक्टिव भी है। हिज प्रोनाउन भी है और हिज एडजेक्टिव भी है। तो जैसे मैंने कहा, दिस इज हिज प्रॉब्लम, या उसकी समस्या है। आई एम देयर फ्रेंड, कि मैं उन लोगों का दोस्त हूं। दिस इज इट्स लेग, या इसकी टांग है। यहाँ इट्स का मतलब इसका, इसकी है। यहाँ एक चीज और समझना है कि ये जो इट्स है बिना एपोस्ट्रोफी एस के, चीजा जो आई टी एस लिख रखा है, ये इट्स पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और इसका हिंदी जो है वो है इसका, इसकी, इसके। इश्किया नहीं कह रहा हूं मैं, इसका, इसकी, इसके, ये इट्स का ये मीनिंग है। एक दूसरा इट्स भी होता है, और सब जगह तो मैंने मना कर रहा था कि, कर दिया था कि हर में एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं लिखेंगे, देयर में एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं लिखेंगे, सभी मना किया था ना कि हर में एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं लिखेंगे, देयर में एपोस्ट्रोफी एस लगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन लेकिन इट्स में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इट्स है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। और ऐसा एग्जाम में एरर कई बार आ चुका है, कई बार आता है। ये जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? इट इज का, या इट वॉज का, या इट हैज का। इट इज, इट वॉज, इट हैज को शॉर्ट फॉर्म में हम इट्स लिखते हैं, आई टी एपोस्ट्रोफी एस इट्स लिखते हैं। अब सपोज करो कि मैंने ऐसे सेंटेंस लिख दिया, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। तो ये बिल्कुल गलत है, एग्जाम में ऐसा ही करता है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही करेगा। तो इट्स रेनिंग गलत हो गया। इसकी बरसात क्या क्वेश्चन, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, या बरसात हो रही थी। तो बरसात हो रही है कहना है या बरसात हो रही थी कहना है, तो हमें क्या कहना चाहिए? इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। अब एक सेंटेंस में बताता हूं जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, जो आया हुआ है इट्स के यूज। देखो कितना 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 इंटरेस्टिंग सेंटेंस, कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। सेंटेंस था, द गंगेश एंड its tributaries
irrigate the northern India। कि गंगा और इसकी सहायक नदियां नॉर्दर्न इंडिया को इरिगेट करती है, पानी डालती है, सिंचाई करती है। अब आप ही बताओ कि अगर ये रूल मैं अभी आपको क्या लग रहा है एरर और क्यों लग रहा है, पहले बता लो कि अभी भी क्लियर हुआ है कि अभी भी डाउट है। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। द गंगेस यानी गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, किसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी है, क्या करें? गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, क्या करें इसमें? क्या करना है? क्या गलती कर रहे हैं? इट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। इट्स, मुझे भी यही उम्मीद थी आप लोगों से, इट्स। और क्या ये गलती हम लोग पहले भी कर लेते? क्या गलती पहले भी ढूंढ लेते हम लोग? पहले भी लगता कि यही गलत है, तो पहले दिक्कत हो सकती थी। पहले लगता सही है, पहले तो हमारे दिमाग में क्या था कि अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब इसका इसकी ही होता है, बल्कि हमें यही सही लगता कि गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी, गंगा और इसकी सहायक नदियों, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा है, इसका मतलब इसका, इसकी और इसके। अपोस्ट्रोफी के साथ अगर ऐसे है तो इसका, इसकी और इसकी, यही बात इसमें गलती हो गई, इसका इसकी। तो इसका जब इट्स के साथ है इसका इसकी, तो इट्स ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि गंगा और इसकी सहायक नदियां जो है वो नॉर्थ इंडिया को सींचती है या सिंचाई करती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये कभी अकेले नहीं आते, इसके साथ नाउन आता है। ये ध्यान, बस दिमाग में ये बिठाना है। मतलब हर, हिज, इट्स, देयर, इनके साथ क्या आना है? नाउन आना है, ये अकेला नहीं आएगा। लेकिन इसी में अगर हमारे पास कोई पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाए, पॉसेसिव प्रोनाउंस, तो ये क्या आता है? विदाउट अ नाउन, नाउन के बिना। अब यहां इस केस में हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हिज। तो हिज दोनों में कॉमन हो गया ना, देख समझने की बात यह है। हर्स और देयर्स। और इट्स में मैंने लिखा था क्रॉस, इट्स में मैंने क्रॉस किया था, इट्स में क्रॉस किया था, इसका मतलब ये है कि इट्स का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। इट्स में क्रॉस किया था, इसका मतलब इसका कोई पॉसेसिव, यानी इट्स का कभी पॉसेसिव प्रोनाउन में यूज हो ही नहीं सकता है। यानी इट्स कभी बिना नाउन के आ ही नहीं सकता है, अगर आया तो गलत हुआ, आ ही नहीं सकता। सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ऐसा। आपने कभी गलती से लिख दिया, देखो चर्चा करते हैं। तो हीज, हर्स और देयर्स जो है ये हमेशा क्या आएगा? विदाउट नाउन। ये हमेशा विदाउट नाउन, इसके साथ कभी नाउन आने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा आके, अगर नाउन इसके साथ आ गया तो कहानी खत्म। और इट्स तो पॉसेसिव प्रोनाउन है ही नहीं, तो उसको तो हम नाउन के साथ वैसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो सेंटेंस अगर लिख दिया, ऐसे लिख दिया, आई एम देयर्स नेबर, कि मैं उन लोगों का पड़ोसी हूं, आई एम देयर्स नेबर, तो ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं चलेगी। अब इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग तो जल्दबाजी में क्या करके आते हैं, ये नहीं था तो ऐसे करके आ गए, आई एम देयर्स। ये तो और भी गलत, ये तो वर्ड ही नहीं है। ये लिख रहे हैं तो भी गलत, ये लिख रहे हैं तो भी गलत। अब नेबर को हटा नहीं सकते, पड़ोसी को तो आप बदल नहीं सकते, नेबर तो नाउन है तो रहेगा ही, तो हमें क्या करके आना चाहिए? देयर। ठीक है, ये हमने लिखा मैं उन लोगों का हूं, तो क्या लिखेंगे? आई एम देयर्स। या कह रहे मैं उसका हूं, तो क्या होगा? आई एम हर्स। लिख रहे हैं आई एम, मैं उसका हूं, किसी मेल का, तो आई एम हिज, बिल्कुल सही है। आई एम हर्स क्या हो गया? मैं उसका हूं। जैसे लिखे आई एम योर्स, तो इसी तरह लिखते हैं आई एम हर्स, मैं उसका हूं, हर्स प्रोनाउन होगा। मैं उसका हूं, किसी फ्रेंड के लिए कह रहे हैं, तो आई एम हिज। ठीक है,
या मान लिया एक लव ट्रायंगल बन गया और कोई आपको प्रपोज कर दे और आप कोई गर्ल है तो आप कहते हैं नाना मैं तो उसकी हूँ, तो आई एम हिज हो गया। आई एम हिज उसका मीनिंग हो जाएगा, जब लड़की को आई एम हिज तो इसका मतलब क्या कि मैं उसकी हूँ। ठीक है, ये कि मैं उस वो हूँ ऐसा नहीं, आई एम हिज मतलब मैं उसकी हूँ। आई एम हर्स इसका मतलब क्या, मैं उसका किसी फीमेल का, ये सब ध्यान रखना है। आई एम देयर्स का मतलब क्या, मैं उन लोगों का। क्लियर हो गया? तो ये सब सेंटेंस पहले देखते ही आपको अजीब सा लगता है, आई एम हर्स लगता है कि क्या गलत लिख दिया सेंटेंस। आई एम हिज लिखते ही लगता है अरे बकवास सेंटेंस है, ये तो सही नहीं हो सकता। आई एम हिज बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग क्या है, मैं उसका हूँ। ठीक है, या मैं उसकी हूँ, दोनों मीनिंग हो सकता है, मैं उसका हूँ मैं उसकी हूँ। अगर कोई मेल है किसी मेल के लिए बात कर रहा है तो भाई हो सकता है, कोई फीमेल है किसी मेल के बाद मैं तो उसकी हूँ मैं उसका हूँ तो चल सकता है। तो आई एम हिज, ठीक है, मैं उसकी हूँ। ठीक है, आई एम हिज का मीनिंग ये भी हो सकता है मैं उसकी हूँ। आई एम हिज, कोई लड़की बता रही है किसी और लड़की को मैं तो उसकी हो गई, मैं तो उसकी हो चुकी हूँ, मैं उसकी हो चुकी हूँ। तो यही तो होगा आई एम हिज, मैं उसकी हो चुकी हूँ, तो आई एम हिज। या आई हैव बिकम हिज, ऐसा आई हैव बिकम हिज, मैं उसकी हो चुकी हूँ। आई हैव बिकम योर्स, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। आई हैव बिकम देयर्स, मैं उन लोगों का हो चुका हूँ। होता है ऐसा सेंटेंस। तो बिल्कुल क्लियर है ये। और कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं दिस लेग इज इट्स, कि हिंदी मीनिंग किसी ने सेंटेंस बना दिया यह टांग तो इसकी है। हिंदी सेंटेंस क्या बना दिया, यह टांग तो इसकी है, यह टांग तो इसकी है, जैसे सेंटेंस में आया। अब हम सोच रहे हैं यह टांग इसकी है, दिस लेग इज इट्स कर देते हैं। क्लियर है सबको? तो दिस लेग इज इट्स ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ये पूरा सेंटेंस ही हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आता ही नहीं है। क्योंकि इस सेंटेंस को पूरा चेंज करने के क्या करना पड़ेगा, इस लेग को यहाँ से हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना पड़ेगा, दिस इज इट्स लेग, ऐसे लिखना पड़ेगा। इट्स के बाद नाउन ला के, या इसकी टांग है, जैसे कुर्सी के लिए कहा कि या इसकी टांग है, दिस इज इट्स लेग, कुर्सी की यह टांग है, तो दिस इज इट्स लेग कहना पड़ेगा। तो इट्स लेग कहना पड़ेगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा कि इस लेग को यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर इट्स के साथ लगाना पड़ेगा। सपोज करो कि ऐसा ऐसा करके दे रखा है, तो यहाँ से हटेगा तो ए पार्ट में गलती है, यहाँ लगेगा इसका मतलब क्या है, सी पार्ट में भी गलती है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं। और अगर कहीं मान लो कभी अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, मान लो कभी ऐसा आ गया दिस लेग इज, अब पूछने वाले का क्या भरोसा, ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कभी आ गया ऐसा, मान लेते हैं कभी आ गया और ये आ गया नोर, कभी कहीं एग्जाम पूछने वालों का क्या भरोसा, कुछ भी कर लेता है। पर्सनल प्रोनाउन सबसे लंबा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन सबसे लंबा प्रोनाउन होता है, बहुत टाइम लगता है। दो तीन प्रोनाउन बहुत लंबे हैं, एक तो पर्सनल प्रोनाउन और एक रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद सारे प्रोनाउन छोटे छोटे होते हैं। दो प्रोनाउन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, उसके बाद तो एक क्लास में तीन तीन प्रोनाउन हो जाता है, ऐसा भी है। जैसे दो क्लास में अगर एक प्रोनाउन हो रहा है तो ऐसे भी कि एक ही क्लास में चार चार प्रोनाउन भी हो जाएगा, ऐसे भी प्रोनाउन है। तो हर तरह के प्रोनाउन है। तो तीन प्रोनाउन दो प्रोनाउन जो है थोड़ा सा लंबा है, दो तीन प्रोनाउन, जैसे एक पर्सनल प्रोनाउन ये तो खत्म हुआ ही हुआ, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा है, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा है, डिमोन्स्ट्रेटिव। ये तीन प्रोनाउन थोड़े से लंबे हैं, थोड़ा बहुत इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के चार प्रोनाउन थोड़े से लंबे हैं, चार बस चार। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव भी उतना लंबा नहीं है, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव। और पर्सनल तो लंबा था, ये तो खत्म हो ही गया था, अब इसकी कोई बात ही नहीं है। तो मान लो अगर ऐसा कुछ आ गया कभी, तो इसमें तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, कोई एक पार्ट को उड़ा नहीं सकते हैं। तो इसमें फिर ए पार्ट में गलती करेंगे कि दिस का इस्तेमाल यहाँ लेग हटा देंगे, दिस इज इट्स हो जाएगा फिर, क्योंकि दिस इज इट्स हम लिख रहे हैं। तो सॉरी, अगर इस तरह का कहीं क्वेश्चन आ रहा है कभी, तो लेग को तो हटा नहीं सकते हैं। तो ये जो दिस इज इट्स लिख रहे हैं, दिस इज इट्स, तो ये पार्ट को जब कभी एरर कभी आया, कहीं कभी आ गया, तो हम ज्यादा क्या कर सकते हैं कि इस सी पार्ट में इट्स लेग कर सकते हैं, दिस इज इट्स लेग, दिस लेग इज इट्स लेग। ऐसा कभी एक तो आएगा नहीं, अगर कभी आ गया तो दिस लेग इज इट्स लेग, या टांग इसकी टांग है, ऐसे करते या। लेकिन इसमें फिर दिक्कत क्या होगी कि लेग लेग का रिपीटेशन होगा, तो फिर दिक्कत तो होनी ही होनी है, लेग लेग का रिपीटेशन होगा। तो इसलिए मैंने मना किया था कि ये सेंटेंस आने का संभावना है, लेकिन कभी कभी अगर एग्जाम में कुछ आ भी जाए तो हमको सी में करके आना चाहिए, क्योंकि इट्स लेग लगाकर सेंटेंस को थोड़ा सा मीनिंगफुल हम बना सकते हैं इसलिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये अगर हम इट्स लिखते भी है तो सेंटेंस तो ठीक हो जाता है, लेकिन नाउन का रिपीटेशन हो जाता है। नाउन का रिपीटेशन हो गया तो प्रॉब्लम होगी,
जो ग्रामर कहता है कि नाउन को रिपीट नहीं करना चाहिए। इसलिए जनरली ऐसा सेंटेंस नहीं, इट्स वाला इस तरह का सेंटेंस आता ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता वो आता ही नहीं। सिंपल सी बात समझनी। तो ये कहानी पूरी खत्म हुई हमारी पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे लंबे प्रोनाउन में से सबसे लंबा प्रोनाउन होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने, क्योंकि इसमें सारा देखना होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और बेसिकली इस पूरे प्रोनाउन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या बैठना चाहिए, जो बात है वो ये बैठना चाहिए कि आपको आज के बाद आई, मी, माई, माइन, हिज, हर, इट्स, योर, योर्स जो पहले सेंटेंस में आता था, तो आप ध्यान ही नहीं देते थे कि इसमें भी कुछ गलती होती थी। आपको लगता था योर्स है तो ठीक ही है, मी है तो ठीक ही है, हिज है तो ठीक ही है। अब ये समझ में आ जाना चाहिए प्रोनाउन पढ़ने के बाद कि अगर सेंटेंस में मी लिखा है तो एक बार रुक कर चेक करना है हमको कि मी ही होगा कि माई और माइन हो सकता है। ये दिमाग में बिठाना है आपको। अगर हमारे सेंटेंस में हिज लिखा है तो हमें एक बार हिज के साथ रुकना है कि उस सेंटेंस में हिज की जरूरत है कि ही की जरूरत है कि हिम की जरूरत है। अगर देयर का इस्तेमाल कर रखा तो हमें सेंटेंस में रुकना पड़ेगा कि सेंटेंस को देयर की जरूरत है कि दे की जरूरत है कि देयर्स की जरूरत है। अगर योर लिख रखा तो हमको रुकना पड़ेगा कि योर सेंटेंस को योर्स की जरूरत है। कि आप ये पढ़ेंगे कि योर है तो ठीक ही होगा, यू है तो ठीक ही होगा, तो फिर आप प्रोनाउन की गलती कभी नहीं निकाल पाएंगे। मैं जो कह रहा हूं उसको फिर से समझिए कि प्रोनाउन की गलती आप तभी निकाल पाएंगे जब आप हर एक वर्ड को सक पर लाएंगे। हर एक वर्ड को, हर एक वर्ड कौन सा, कि आई है, मी है, माई है, माइन है, योर है, योर्स है, यू है, देयर्स है, हिज है, हर्स है, इट्स है। ये सब वर्ड जैसे सेंटेंस में आए तो एक बार आपको रुक कर चेक करना पड़ेगा। मी वर्ड सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिस सेंटेंस में मी हुआ तो वो सही हो सकता है वहां आई की जरूरत थी, मी लिख दिया। हो सकता है वहां माई की जरूरत थी, मी लिख दिया। हो सकता है वहां माइन की जरूरत है, वहां मी लिख दिया। ये बात आपको समझना पड़ेगा, और यही गलती होती है प्रोनाउन में, और यही गलती होती है केस में। और पहले इस बात को आप ध्यान नहीं देते थे कि हिज लिखा है तो भी ठीक है, हर्ड लिखा है तो भी ठीक है, हर्ष लिखा है तो भी ठीक है, हर चीज को ठीक। आपको लगता था हर्ष ठीक है तो ग्रामर में होता ही तो है, योर्स तो होता ही है, आवर्स तो होता ही है, अस तो होता ही। अब इसमें क्या गलती है? तो अब ये समझना कि गलती क्या होती है कि हो सकता है वी की जरूरत थी और लिख दिया हो अस, हो सकता है आवर की जरूरत हो, लिख दिया हो आवर्स, हो सकता है देयर की जरूरत हो, लिख दिया हो देयर्स। ये गलती होती है, ये मिस्टेक होता है। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट नहीं है? समझ में आ गई बात?